नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं वाई इन्फ्लेशन ओकर्स। जो मुद्रास्फीति है ये होती क्यों है। अगर मान लिया जाए आपको 1950 में आपको 100 रुपये मिलते हैं और उन 100 रुपये को आप कहीं संभाल के रखते तो 2022 में उसकी जो वैल्यू होती वो 1 रुपये होती। तो ये चीज़ें होती क्यों हैं, ये आपकी महंगाई है। इस मुद्दे पर जो अर्थविद हैं, जो आपके स्पेशलिस्ट हैं, ये विद्वान हैं, उसमें पूरी 19वीं और 20वीं सदी में बहस चलती रही है और यह जो बहस है ये अब भी जारी है। लेकिन इस बहस में मुद्रास्फीति के पीछे होने वाले कारणों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हो सका है वह महत्वपूर्ण है। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला है 1917 के दशक से पूर्व। जो आपका 1917 है, इसके दशक से पूर्व का हम पहले देखेंगे। उन्नीस सौ 70 के दशक से पहले जब हम मुद्रावादी स्कूल का चालन नहीं आया था, तब तक अर्थशास्त्री महंगाई के 2 कारणों को लेकर सहमत थे। पहला आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन की वजह से दाम बढ़ जाते हैं। या तो मांग आपूर्ति के स्तर तक बढ़ जाती है या फिर आपूर्ति कम हो जाती है मांग के साथ, और ऐसे में मांग की वजह से महंगाई बढ़ती है। ये किन्सवादी विचार है। आपका जो डिमांड है वो काफ़ी हाई लेवल पे है, लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो पूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, एक एरोप्लेन है और उसमें 100 पैसेंजर्स आ सकते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमी क्लास की जो सीट है उसका जो प्राइस है मान लीजिए 5000 है। ठीक है, और जो नॉर्मल क्लास की है वो मान लीजिए 1000 रुपये है। तो 20 सीटें हैं जो इकोनॉमी क्लास की हैं और 80 जो है वो नॉर्मल क्लास की है। अगर सभी के पास इतने पैसे आ जाएं कि वो सभी हाई क्लास में बैठ सकते हैं, गड़बड़ हो गया कुछ ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, एक एरोप्लेन है और उसमें जो सीट है वो कुछ हाई क्लास हैं और कुछ इकोनॉमी क्लास हैं। ठीक है, तो सबके लोगों के पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सबके पास जो पैसे हैं वो इतने आ जाएं कि सभी हाई क्लास में सफ़र कर सकते हैं, तो इसका क्या कारण होगा कि जो डिमांड इतनी बढ़ चुकी है। गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ छोड़ से नहीं करते। किन्स स्कूल का मानना है कि कर बढ़ाकर और सरकारी खर्चों में कटौती करके लोगों को व्यय करने से रोका जा सकता है और अतिरिक्त मांग पर काबू पाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर सप्लाई डिमांड बढ़ जाए तो खुद ही महंगाई हो जाती है। इसका उदाहरण के तौर पे अगर आपकी सैलरी 5000 रुपये महीना है अभी, ठीक है, आप नॉर्मल चावल खाओगे, लेकिन अगर अगले ही दिन आपकी सैलरी 1 या 2 महीने बाद 15 से 20,000 रुपये हो जाती है, तो आपका जो चावल है वो आप बहुत अच्छी क्वालिटी के खाओगे। तो ऐसे में अगर ऐसा 20 लोगों या 25 लोगों के साथ भी होता है तो चावलों के जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर लिमिटेड चावल है सरकार के पास, ठीक है, या इसकी जो फसल है वो लिमिटेड रिसोर्सेज हुई है, तो इसकी जो प्राइस है वो खुद ही इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइस, ये क्या था आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये होता है। दूसरा आता है हमारा लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। कारक इनपुट की लागत जैसे मजदूरी, कच्चा माल में बढ़ोतरी की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। यानी किसी चीज़ के उत्पादन की लागत बढ़ने के फलस्वरूप कीमतों में होने वाला इजाफा लागत की वजह से होने वाली महंगाई होती है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। कोई कंपनी है, कोई चीज़ बना रही है, ठीक है, अगर उसे जो कच्चा माल है वही अगर महंगा मिलेगा तो वो लॉस में तो बेचेगी नहीं, तो उसे भी प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप पेट्रोल का भी देख सकते हैं, पेट्रोल के जो प्राइस है वो हाई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो अब हमें कच्चा माल है, अगर पहले हमें 100 रुपये मिलता था, अब हमें 120 रुपये मिलेगा। तो हम जो पेट्रोल है पहले अगर 110 बेचते थे तो अब तो हम 130 बेचेंगे।
कि 10 रुपये तो हम बढ़ाएंगे ही ना। तो इसे कहते हैं जब नेचुरल जो रिसोर्सेस होते हैं या कच्चा माल जो होता है उसमें प्राइस इंक्रीज़ हो जाए और उसकी वजह से महंगाई यहाँ पे बढ़ सकती है। किन्स स्कूल ने सुझाव दिया कि ऐसी महंगाई पर लगाम के लिए कीमतों और आय पर नियंत्रण सीधा असर डालता है। जो आपका आय है, इनकम है, प्राइस है, इन पर सीधा नियंत्रण असर डालता है। उनके मुताबिक नैतिक उत्तेजना को रोकने के लिए भी कारगर है और इसके अलावा ट्रेड यूनियनों की एक एकाधिकारिक शक्तियों को कम किया जाना भी यहाँ पे एक अप्रत्यक्ष उपाय है। मुख्य वजह इस दौर के दौरान ट्रेड यूनियनों की ज़्यादा मजबूरी की मांग है। आज दुनिया भर की सरकारें ऐसी महंगाई को रोकने के लिए कई उपाय अपनाती है, जैसे कच्चा माल पर एक्साइज और कस्टम शुल्क में कमी और मजदूरी में संशोधन आदि ही ऐसे उपाय हैं जिनको सरकार इनसे रोकती है। दूसरा हम पढ़ते हैं 1970 के दशक के बाद। दो प्रकारों में बांटा गया था महंगाई को। पहले हमने पढ़ा है कि प्राइस डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में, और दूसरा था हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक में था हमने कि जब हमारे जो कच्चे माल हैं उनमें प्राइस इंक्रीजमेंट हो जाता है। दूसरे में पढ़ा हमने कि अगर जो आपका जो कच्चा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अगर पीछे से महंगे आ रहे हैं तो इस वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। दूसरा है 1917 के दशक के बाद, पोस्ट 1917। 1970 के शुरुआती दौर में अर्थव्यवस्था के मुद्रावादी स्कूल के उदय के बाद महंगाई की मुद्रावादी व्याख्या उपलब्ध कराई गई। तहकीक मांग जनित मुद्रास्फीति या लागत जनित मुद्रास्फीति जो अर्थव्यवस्था के अधिक चालन की वजह थी। पहले हम इसमें देखते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग जनित महंगाई, मांग जनित या मांग आधारित मुद्रास्फीति मुद्रावादियों के लिए उपभोक्ता के पास उत्पादन के स्तर के समान रहने के दौरान अधिक क्रय शक्ति की वजह से शुरू हुई और मैक्रो स्तर पर डिफेंसिंग फाइनेंस की वजह से है। ये विशिष्ट रूप से बिना उत्पादन या आपूर्ति का स्तर समानुपात में बढ़ाए हुए अतिरिक्त मुद्रा लोगों के हाथ में देने का मामला है, चाहे अतिरिक्त नोट छापकर या सार्वजनिक उधारी के जरिए। जैसे रुपया बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने के लिए चीज़ें कम, तो ये मांग जनित मुद्रास्फीति का मुख्य स्रोत है। तो क्या होता है आपका, अगर आप पे पैसा कहीं से आ जा रहा है, ठीक है, जैसे आप कहीं लॉटरी खेलते हो, ठीक है, आपके पास आज तो पैसा नहीं है, कल के दिन अगर आप 10 लाख रुपए जीत गए तो कैसा रहेगा। तो डिमांड जो है आप वो अच्छी चीज़ें खरीदोगे तो इससे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा किसी भी प्रोडक्ट का। यहाँ पे देखते हैं हम लागत जनित मुद्रास्फीति कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह मुद्रावादियों के लिए लागत जनित मुद्रास्फीति भी महंगाई की कोई स्वतंत्र अवधारणा नहीं है। ये कुछ अतिरिक्त मुद्रा द्वारा वित्त पोषित होती है। कीमतों में वृद्धि का अपने आप उपभोक्ता की खरीदारी पर असर नहीं पड़ता, बल्कि कुछ अतिरिक्त क्रय शक्ति बनाए जाने की वजह से लोगों के पास अतिरेक हो जाता है और ऊंची कीमतों पर भी खरीदारी करने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग अपनी खपत अपनी क्रय क्षमता को हिसाब से कर लेते और इससे चीज़ों की जो समग्र मांग है वो नीचे आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका मतलब है हर लागत जनित मुद्रास्फीति रुपयों की अधिकता, मुद्रा आपूर्ति या आमद के बढ़ने का नतीजा है। मुद्रा जो वादी हैं उनका मानना है कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था में तय स्तर के उत्पादन के लिए तय स्तर की मुद्रा की आपूर्ति जरूरी है। उत्पादन के उसी स्तर पर रुपयों की अतिरिक्त आपूर्ति की वजह से यहाँ पे आपका महंगाई होती है। आगे हम इसमें देखते हैं कि इसके उपाय क्या होंगे। मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कैसे इसको नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए, इन्फ्लेशन अगर 0% हो जाए तो ये भी सही नहीं है, ऐसा भी सही नहीं होता, सही नहीं माना जाता है। तो इसको हम पहला यहाँ पे पढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति के होने के कारणों को जानने के बाद हमारे मन में यही सवाल उठता है कि सरकार इसे नियंत्रित करने के लिए
कैसे कदम उठा सकती है। विश्व की सरकारों द्वारा इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाते हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला है आपूर्ति पक्ष संबंधी उपाय, सप्लाई साइड मेजर्स। अगर अर्थव्यवस्था महंगाई का कारण कुछ वस्तुओं की आपूर्ति की कमी है तो ऐसी स्थिति में सरकार उक्त वस्तु को आयात करती है। क्या होता है, अगर हम किसी भी जो रिसोर्सेस हैं, अगर हमारे पास कमी उस चीज़ की हो रही है तो उसे हम इंपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट द्वारा वो चीज़ें इंपोर्ट की जाएंगी और जो आपूर्ति है उसे पूरा किया जाएगा, जिससे जो आपकी इन्फ्लेशन है वो संतुलन में रहे। भारत में प्याज तथा चीनी की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये लघु अवधि के उपाय, ये शॉर्ट टर्म वो है कि कुछ ही हद तक ये इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में रहेगी, ये लॉन्ग टर्म आपके उपाय नहीं है। मुद्रास्फीति दीर्घकालिक काल में नियंत्रण हो सके इसके लिए उक्त वस्तुओं का देश में उत्पादन ही अंतिम विकल्प है। जिन देशों से हम ये चीज़ें मंगाते हैं, आपका प्याज और चीनी, ठीक है, वो कंपनियाँ यहीं इंडिया में आके अगर प्रोडक्शन करें तो यही इसका लास्ट उपाय होगा, अगर हमें इसे लॉन्ग टर्म परिप्रेक्ष्य में देखना है। इसी तरह से इसके अंतर्गत और भी कई उपाय आते हैं, जैसा आपका भंडारण कर लो, किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर लिया जाए, परिवहन तथा वितरण की बेहतर व्यवस्था हो, जमाखोरी पर नियंत्रण आदि, होर्डिंग ना कर सके कोई भी। दूसरा रीजन्स है यहाँ पे उपाय है दूसरा, लागत पक्ष संबंधी उपाय, कॉस्ट साइड मेजर्स। इसके अंतर्गत सरकारें उन वस्तुओं पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों में कमी करती है जिनके मूल्य में वृद्धि आने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। इसके अंतर्गत आयात जो शुल्क है, कस्टम ड्यूटी है, उत्पाद जो शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी है, राज्यों के वेट इत्यादि में कमी लाकर मुद्रास्फीति को यहाँ पे नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। तीसरा है यहाँ पे मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स कर सकते हैं हम। उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त सरकारें मांग जनित या लागत जनित दोनों प्रकार की मुद्रास्फीतियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मौद्रिक उपाय का सहारा भी ले सकती है। इसके अंतर्गत हम इस प्रकार की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो आपूर्ति है या प्रचलन है वो घटाई जा सके, अर्थात उपभोक्ता के पास धन की कमी करके उसके मांग पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाती है ताकि निम्न मांग से मुद्रास्फीति घटे। वर्ष 2009-2010 में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारत में आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक इस साख नीति में कई बार यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपका जो CRR है, SLR, बैंक दर, रेपो दर में वृद्धि की जाती है। लेकिन इन उपायों से मुद्रा जो स्फीति है इसको लघु अवधि के लिए नियंत्रित किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ये कंट्रोल होती है, ठीक है। इसका जो बेहतर उपाय है वो जल्द से जल्द उक्त वस्तुओं के बेहतर उत्पादन से बढ़ोतरी है। जिन चीज़ों के पास हमें कमी है उसकी इंपोर्ट की जगह हम प्रोडक्शन जो है उसे इंक्रीज करें, मांग को पूरी की जाए, अन्यथा इसका जो आर्थिक वृद्धि दर पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह जो उपाय हैं उस स्थिति असफल हो जाती है जब मूल्य वृद्धि दर दिन प्रतिदिन वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि के कारण हो रहा हो, क्योंकि इनकी खरीद करने के लिए आम आदमी बैंकों से लिए गए ऋण पर निर्भर नहीं होता है। हाँ, अगर महंगाई इस्पात जैसे लोहा, सीमेंट इत्यादि की मांग में आय वृद्धि से बढ़ रही हो तो यह उपाय आपका कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि भवन निर्माण की इन सामग्रियों का आवासीय निर्माण से संबंध हुआ। यदि सरकार आवश्यक समझे तो मुद्रास्फीति एक कीमत प्रबंधन नीति को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त तीनों मात्रकों उपयोगों में लाया जा सकता है। आपकी इन्फ्लेशन किस तरीके से कंट्रोल हो सकती है, जितने भी हमने उपाय पढ़े हैं उनको अगर कंट्रोल में यहाँ पे लाया जाए तो यहाँ पे सॉल्यूशंस जो है हमारा वो निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पे बात आती है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। हमने इससे पहले भी इसके बारे में पढ़ा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन वो दो भागों में बांट के पढ़ा।
एक 1970 के बाद का दशक था और एक 1970 के पहले का दशक था। बढ़त की परास तथा इसकी गंभीरता के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 वृहत कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। जो आपकी इन्फ्लेशन है वो 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।